हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जैसा कि अपन मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, तो अपन ने कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज अपन डिस्कस करेंगे जो अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल होता है। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो तो बेसिकली ये जो अपने पास सीरीज है पूरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही सीरीज है। तो यहाँ पर अपन बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको पूरा चैप्टर डिस्कस करना हो, पूरा चैप्टर पढ़ना हो, तो जो आई स्टडी का ऐप है उस पर आप कोर्स परचेज कर सकते हो। जो मैकेनिक्स के लिए अपने पास कोर्स रहता है सेमेस्टर फर्स्ट का, तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। उसके अंदर हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया गया है और जो अपने पास क्वेश्चन है सारे डीपली डिस्कस किया गया है। और हर जो अपने पास वर्ड होता है, जो टॉपिक होता है, सबको अच्छे से पढ़ाया गया वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से करना है तो वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अपन बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करें। ठीक है, देखो तो आज का अपना टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ओके, देखिए तो सबसे पहले ये समझते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ध्यान से देखिए। तो और कंजर्वेटिव फोर्स समझने से पहले अपन ये समझते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है। ओके, अगर अपन किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करने के बाद जो बॉडी है उसका पोजीशन क्या हो, चेंज हो, देन आफ्टर अपन ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स है उसने कुछ कार्य किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है इस तरह से, अगर इसके ऊपर अपन फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स अप्लाई करने के बाद अभी बॉडी यहाँ पर है, ये पार्टिकल, ये सिस्टम यहाँ पर है एक x1 पोजीशन के ऊपर। आफ्टर अप्लाई फोर्स ये जो पार्ट बॉडी है उसका पोजीशन कुछ चेंज हो जाता है। ये बॉडी यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसका पोजीशन यहाँ पर x2 है, इसका पोजीशन क्या है यहाँ पर x2 है। देन इसका पोजीशन चेंज हुआ है, इसका मतलब इस फोर्स के द्वारा कुछ कार्य किया गया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर पार्टिकल का पोजीशन चेंज ना हो इसका मतलब फोर्स द्वारा कार्य किया नहीं गया, इसका मतलब फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब देखिए वर्क डन क्या होता है। वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। ओके, इस तरह से वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एस। डी डब्ल्यू वर्क डन है और वर्क डन करता कौन है, फोर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये पार्टिकल पहले यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है फोर्स के द्वारा और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है x2 माइनस x1। ठीक है, अगर अपने पास कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, इसको अपने स्मॉल डिस्प्लेस किया है, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, स्मॉल डिस्प्लेस किया है, देन आफ्टर माना इसके ऊपर फोर्स एफ अप्लाई है, इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस है, देन जो कार्य होगा इस फोर्स के द्वारा वो क्या होगा, एफ डॉट डी एस होगा। और अगर एक बॉडी को लार्ज डिस्प्लेस करें देन आफ्टर वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एस, x1 से क्या होगा x2, इसका इंटीग्रेशन होगा। अगर अपन एक ज़्यादा रेंज की बात करें और स्मॉल रेंज की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये होता है अपने पास वर्क डन। अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर एक केस होता है, केस नंबर फर्स्ट, अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें बट उसका जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज ना आए, इसका मतलब इस फोर्स के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल ये एक बोर्ड है, जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती हूँ बट इसका पोजीशन यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब जो मैंने बल अप्लाई किया है उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो देन वर्क डन जीरो। सेकंड केस, अगर जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इस केस में भी क्या होता है, वर्क डन जीरो। देखिए W होता है एफ डॉट एस
एफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है, इसको लिख सकते हैं एफ एस कोस थीटा। तो ये दोनों क्या है, ये स्केलर प्रोडक्ट है। अगर एफ और एस के मध्य एंगल 90 हो, इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन अपना 0 होगा। तो दो कंडीशन में वर्क डन 0 है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो 0, अगर थीटा का मान 90 है तो 0 होगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये अपने पास वर्क डन हो गया। आइए देखिए, अब बात करते सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। और वो क्वेश्चन अपने पास ये है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखो अपन खुद लिखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अपने पास ये है, संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये अपना पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए, अब सबसे पहले अपन ये समझते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, देखिए, तो इसकी तीन परिभाषाएं हैं, तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हो एग्जाम में। तो इसकी पहली परिभाषा की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन कंजर्वेटिव फोर्स की। तो कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसके द्वारा किया गया वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, उसको, ऐसे फोर्स को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो ये इसकी पहली परिभाषा हो गई। अब दूसरी परिभाषा की बात करते हैं। देखिए, अगर अपन बात करें किसी क्लोज लूप की, अगर किसी क्लोज लूप की बात करें तो पार्टिकल पहले यहाँ पर था ए पॉइंट पर, ए से बी पर आया, फिर वापस बी से ए पर आया। तो एक पूरे साइकिल के अंदर अगर ऐसा फोर्स, अगर अपने पास बात करें कंजर्वेटिव फोर्स की, तो ऐसा फोर्स जिसके द्वारा एक पूरे साइकिल में किया गया वर्क डन क्या हो, 0 हो, ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, एंड ऐसा फोर्स जिसके द्वारा एक पूरे साइकिल में किया गया वर्क डन 0 नहीं है, ऐसे फोर्स को बोलते हैं अपन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, इसकी दो परिभाषा होगी। अब तीसरी परिभाषा की बात करते हैं। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने और वापस आने में टोटल जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। और अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तीसरी परिभाषा क्या होगी, देखो, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन अपने पास क्या हो, इस पूरे एक होल चक्कर में, एक पूरे साइकिल में 0 है, एंड जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी होगी
पार्टिकल के इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट की उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो क्या होगी, सेम होगी। ओके, ऐसे फोर्स को बोलते हैं अपन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो ये जब पार्टिकल यहाँ पर स्टार्टिंग में था उसकी काइनेटिक एनर्जी, अब पार्टिकल पूरा एक चक्कर ट्रेवल करके वापस यहाँ पर आ गया, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी दोनों केस में समान होगी। ठीक है, बट अगर ये कंडीशन फॉलो होती है इसका मतलब फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है, अगर K1 बराबर नहीं K2 है, तो फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, अब देखो तीनों को वापस रिपीट करते हैं। ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर किसी ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया कार्य पाथ के ऊपर डिपेंड करे, ऐसे फोर्स को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा है ऐसा फोर्स जिसके द्वारा एक पूरे साइकिल को ट्रेवल करने में किया गया कार्य क्या हो, जीरो हो, तो ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और ऐसा फोर्स जिसके द्वारा पूरे एक साइकिल को ट्रेवल करने में किया गया कार्य जीरो ना हो, ऐसे फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, एंड तीसरा परिभाषा है ऐसा फोर्स जिसमें पूरे एक साइकिल को ट्रेवल करने में पार्टिकल की इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम हो, ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा फोर्स जिसके अंदर एक पूरे साइकिल को ट्रेवल करने में पार्टिकल की इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो, ऐसे फोर्स को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है, खासकर ये 2 या 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, देखो अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। और दूसरा अपना क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा प्रमेय वर्क एनर्जी थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 2। लिखो इसको। देखिए अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए एक बॉक्स है, एक एग्जाम्पल मान रहे एक बॉक्स है, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया है, इसके ऊपर क्या किया है, एक फोर्स अप्लाई किया है। इस केस में इसका पोजीशन x1 है और इसका वेलोसिटी v1 है। इसका पोजीशन क्या है, x1 है और इसका वेलोसिटी v1 है। अगर इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया देन ये बॉक्स यहाँ पर आ गया। इस केस में इसका पोजीशन x2 है और वेलोसिटी क्या है, v2 है। ठीक है, देन अब ये जो पोजीशन है इसके अंदर पार्टिकल की इस बॉक्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, K1 इक्वल हाफ m, इसका मास है हाफ m v1 स्क्वायर। इस केस में बॉक्स की काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। अगर किसी बॉक्स पर, अगर किसी कण पर एक फोर्स अप्लाइड है, एक फोर्स आरोपित है, ओके, तो इस फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क डन होगा W, वो इस बॉक्स की या इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा, K2 माइनस K1। ठीक है, ध्यान से सुनो वापस। किसी पार्टिकल पर अप्लाइड फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन क्या होता है, उस पार्टिकल की, उस बॉक्स की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इसको ही बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, देखो आगे लिखो पहले इसको। तो ये अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अपन तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखिए इसको पहले।
देखो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। देखो आपको ये सिद्ध करना है कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्स कर्ल ऑफ एफ क्या होगा, 0 होगा। एफ अपने पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है। एफ क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर एफ कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये प्रूव करना है कि ये इस कंडीशन को फॉलो करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक अगर अपने पास एक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर एक फोर्स क्या है एफ, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, देन आफ्टर वो दो कंडीशन फॉलो करेगा। एक तो एफ इक्वल माइनस डेल यू, दूसरा डेल क्रॉस एफ इक्वल 0। एफ यहाँ पर कंजर्वेटिव होगा। ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल क्या होता है, 0 होता है। और जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो पोटेंशियल एनर्जी के ग्रेडियंट के नेगेटिव मान के इक्वल होता है। ठीक है, देखिए आगे। अगर अपने को ये प्रूव करना है कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इसको प्रूव कीजिए और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इसको प्रूव कीजिए। इस केस में अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले पहला पॉइंट लेकर चलते हैं। देखो फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन होता है और वो अपने पास इस तरह से होता है। ये फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन है इस तरह से। अगर अपन बात करें किसी एक एक्स कोऑर्डिनेट की या और वाई की और जेड की, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड, इस तरह से। ठीक है, अगर दोनों साइड अपन करें डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले अपन एक्स के सापेक्ष, तो क्या होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसका करें डिफरेंशिएशन तो ये इंटीग्रेशन का टर्म हट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा माइनस एफ एक्स। इसी तरह से y का होगा, इसी तरह से z का होगा। ओके, यहाँ पर अपन बस ब्रीफली समझेंगे चीज़ों को, बाकी डिटेल में समझने का टाइम नहीं है इतना। ठीक है, अगर आपको हर चीज़ डिटेल में समझनी है तो आप जो इसका कोर्स होता है मैकेनिक्स का सेमेस्टर फर्स्ट के लिए वो परचेज कर सकते हो और वहाँ पर हर चीज़ अच्छे से समझाई गई है। ठीक है, अभी टाइम नहीं है इतना कि इन सबको अपन समझ सकें कि कर्ल क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, सबको समझने का इतना टाइम नहीं है। ओके, देखो तो ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। देन अगर इनको अपन ऐसे लिखें कि एफ फोर्स है, एफ एक्स इसका एक्स कंपोनेंट है, एफ वाई इसका वाई कंपोनेंट है, एफ जेड इसका जेड कंपोनेंट है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, एफ वाई की वैल्यू और एफ जेड की वैल्यू। इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें अगर कॉमन लें एक तो माइनस, एक u को कॉमन लें तो यहाँ पर लिख सकते हैं आई कैप डेल वाई डेल एक्स, और u को कॉमन ले लिया और ये होता है ग्रेडियंट। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। तो फोर्स को लिख सकते हैं अपन फोर्स इक्वल माइनस डेल यू, ये ग्रेडियंट है। तो ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो इसको प्रूव कीजिए। अगर एग्जाम में ये आए तो आपको इस तरह से करके आना है। ओके,
नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो डेल क्रॉस एफ क्या होता है, वो अपने पास जीरो होता है। इसको प्रूव करेंगे। तो सेकंड पॉइंट अपने पास है डेल क्रॉस एफ इक्वल जीरो। डेल क्या होता है, ये होता है इस तरह से, ओके। फोर्स अपने पास क्या होता है, क्योंकि इन सबके क्या होते हैं, तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट्स होते हैं। अब एफ एक्स को अपन लिख सकते हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, एफ वाई को लिख सकते हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और एफ जेड को लिख सकते हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड। इन सबको यहाँ पे पुट करेंगे, इसके बाद इसको अपन सोल्व करेंगे, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा जीरो अपने पास। ठीक है, देखो करते हैं। इसका मान होता है इस तरह से। अपने को करना है डेल क्रॉस एफ, और ये करल निकालने का एक तरीका होता है जो कि करते हैं डिटर्मिनेशन के द्वारा। तो आई केप, जे केप, के केप, ओके। इसका आई केप का कंपोनेंट क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, जे केप का डेल अपॉन डेल वाई, और के केप का डेल अपॉन डेल जेड है। तो इसको लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स और जो एफ वेक्टर है तो इसका कंपोनेंट आई केप के अलोंग या एक्स के अलोंग माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल जे, इस तरह से। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, और जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर जीरो आएगा। ठीक है, देखिए तो इसको सोल्व आप खुद कर लेना, और जब इसको सोल्व करेंगे ना तो अपने पास आंसर जीरो आएगा। इसका मतलब अगर अपने पास फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका कर्ल क्या होता है, जीरो होता है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो बेसिकली इसका मान पुट करना, इसका मान पुट करना, और डिटर्मिनेशन को सोल्व करना, और जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, देखो आगे, लिखो पहले इसको, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आगे, अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट कि अगर अपने पास फोर्स ये है, अगर ये फोर्स है तो ये कैसा फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ये बात अपने को प्रूव करनी है। तो अभी अपन ने डिस्कस किया है, अगर अपने पास फोर्स कंजर्वेटिव हो तो उसकी दो कंडीशन होती है, एफ इक्वल माइनस डेल यू, ए क्या होती थी, डेल क्रॉस एफ इक्वल जीरो। ठीक है, अब अगर यहाँ पर फोर्स गिवन है, अपने को प्रूव करना है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। ठीक है, इस केस में इसका करल करेंगे, अगर इसका अपने करल किया उसका मान जीरो आया, इसका मतलब जो फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, देखो करते हैं इसको। तो डेल क्रॉस एफ इक्वल आई केफ, जे केफ,
के केव डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। फोर्स का वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है वाई जेड, वाई कंपोनेंट एक्स जेड, जेड कंपोनेंट एक्स वाई। अब इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद अगर आंसर 0 आए इसका मतलब ये फोर्स कैसा है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, देखो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये अपने पास आई कैप है तो आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड एक्स जेड एक्स वाई माइनस जे कैप। तो ये अपने पास रो है, ये कॉलम और ये रो है, तो यहाँ पर करेंगे अपन डेल अपॉन डेल एक्स वाई जेड एक्स वाई। इसको सोल्व करेंगे आगे प्लस के कैप, तो के कैप का ये कॉलम ये रो है तो इसको लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, इसको अब आगे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो अपने पास आएगा डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स जेड माइनस जे क्यूब। सेम इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो अपने पास आएगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड वाई जेड। इसके बाद प्लस के इसको सोल्व करेंगे इस तरह से। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इनका डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। आई कैप इसका करो आप डिफरेंशिएशन, तो एक्स वाई का वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब वाई के लिए एक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्स तो बाहर करेंगे, और वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वाई के सापेक्ष 1 होता है। उसी तरह इसके अंदर जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है। देन जब बात करते हैं अपन इसकी, तो इसमें जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है, तो जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है तो जेड के रेस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट है तो उसको बाहर करेंगे, और यहाँ पर अपने पास क्या होगा, एक्स बाहर कर दिया, और जेड का जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होता है अपने पास 1 होता है, तो यहाँ पर ए कर दिया, माइनस का माइनस है, आई कैप को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देखो माइनस जे कैप इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के लिए वाई कांस्टेंट होता है, तो एक्स का अपने पास वाई कांस्टेंट तो वाई बाहर, एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 माइनस जेड के इसके लिए वाई क्या होता है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वाई होगा। इसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन जेड, इसका भी जेड, तो ये सभी क्या होंगे 0 होंगे। इसका मतलब डेल क्रॉस एफ क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका करल अगर 0 आए इसका मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, कोई भी फोर्स आ सकता है एग्जाम में, ज़रूरी नहीं यही आए, तो आपको ये पूछेगा बताइए ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, या सिद्ध कीजिए कि ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसका करल करना है, और अगर करल का मान 0 आए इसका मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास है, एक सेकेंड, कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब देखिए ये है 5वां क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5। देखो, लिखिए पहले क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि जो सेंट्रल फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको प्रूव करना है या इसको सिद्ध करना है। देखिए, एक जो अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके कुछ एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, एक तो अपने पास सेंट्रल फोर्स के अंदर ये बल एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, दूसरा रीस्टोरिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये सभी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर एग्जाम में पूछी इसका एग्जाम्पल तो ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल है। दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसका एग्जाम्पल होता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। एंड डैम्पिंग फोर्स, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स है। देखिए, अपना क्वेश्चन क्या है, अपने को ये प्रूव करना है कि जो सेंट्रल फोर्स है क्या ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है, ये चीज़ अपने को प्रूव करनी है। तो कंजर्वेटिव प्रूव करने के दो मेथड हैं, या तो करल करके जीरो करो या फिर F इक्वल माइनस डेल यू करो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, F इक्वल माइनस डेल यू ये होता है। जो सेंट्रल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है कि फोर्स इक्वल के अपॉन आर की पावर एन, के यहाँ पर कांस्टेंट है, प्लस माइनस आर के, ये सेंट्रल फोर्स का फॉर्मूला होता है। अगर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है तो यहाँ पर यूज करते हैं माइनस आर के, अगर फोर्स अपने पास रिपल्सिव नेचर का है तो यूज करते हैं प्लस आर के, ठीक है। देन अब जो अपने पास फोर्स है इस तरह से F इक्वल माइनस डेल यू अपने पास, ठीक है। अपने को ये बताना है कि ये फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जो सेंट्रल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये बात अपने को प्रूव करनी है, ठीक है। लिखिए पहले इसको, करते हैं फिर। इसके लिए अपन इसका यूज करेंगे, इसका यूज करके प्रूव करेंगे कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, ठीक है। देखो, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला अभी डिस्कस किया था अपन ने, U इक्वल माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, अनंत से आर तक। अगर एक पार्टिकल है उसको अनंत से लेकर आ रहे हैं किसी आर डिस्टेंस पर अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, देन आफ्टर ये फॉर्मूला होता है। इसको लिख सकते हैं इस तरह से, देखो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन है, अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करें, इसका इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंसिएशन हट जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। देखो, अब अगर इस फोर्स को मैं यहाँ पर लिखूं तो क्या आएगा, ये लिमिट है अनंत से लेकर आर तक, इस लिमिट को अपन R1 से R2 भी ले सकते हैं। इस तरह से देखो, एक पार्टिकल है उसको R1 से R2 पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अपन ने इसको इस तरह विस्थापित कर दिया, अनंत की जगह R1 लिया है, R की जगह R2 लिया। अब जो F वेक्टर अपने पास है उसको यहाँ पर पुट करेंगे K अपॉन R की पावर n प्लस माइनस आर के डॉट डी आर वेक्टर को लिख सकते हैं इस तरह से, और आर के
डॉट आर कैप क्या होता है, 1 होता है, और के कांस्टेंट है, और ये होगी लिमिट डी आर। इसको सोल्व करते हैं। आर की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर की पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1, लिमिट R1 से R2। लिमिट पुट करते हैं। अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, ये पोटेंशियल एनर्जी है तो ये एक तरह का वर्क डन ही होता है। ओके, देन ये वर्क डन एक तो इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है और एक फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली अगर वर्क डन अपने पास इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर हो, इसका मतलब फोर्स कैसा है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स फाइंड करने की या इसको प्रूव करने की 3 कंडीशन होती है। एक तो अपन कर्ल करके 0 कर सकते हैं, दूसरा F इक्वल माइनस डेल यू कर सकते हैं। ओके, एंड तीसरा अपने पास उसका वर्क डन निकाल सकते हैं अगर वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड ना हो। इसका मतलब फोर्स कैसा है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, लिखिए इसको पहले। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक अपने पास पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है अंडर सेंट्रल फोर्स, सॉरी अंडर कंजर्वेटिव फोर्स। अगर एक पार्टिकल है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, देन इस केस के अंदर जो पार्टिकल है उसका जो मोशन होगा कैसा होगा, एक रेक्टिलिनियर मोशन होगा, एक सरल रेखीय गति होगी। इस बात को अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, देखो करते हैं। देखो एक पार्टिकल अपने पास है, वो मोशन कर रहा है अंडर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये फोर्स अपने पास अप्लाइड है, उसमें पार्टिकल मोशन कर रहा है। अब जो पार्टिकल का मोशन होगा एक रेक्टिलिनियर मोशन होगा, एक सरल रेखीय गति होगी। इस बात को अपने को प्रूव करना। ठीक है, देखो इसके लिए अपन एक डेरिवेशन करेंगे, उससे अपन ये सिद्ध करेंगे कि ये जो अपने पास पार्टिकल है वो एक सरल रेखीय गति करता है। उसके लिए अपन जो उसका पोजीशन होगा उसमें एंड टाइम में एक रिलेशन फाइंड करेंगे, और उससे ये सिद्ध होगा कि ये फोर्स क्या है, जो अपने पास ये पार्टिकल है एक सरल रेखीय गति करता है। ठीक है, देखो इस तरह से, एक सेकेंड, ये देखिए टॉपिक अपने पास है रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, सरल संरक्षी बल के अंतर्गत सरल रेखीय गति। ओके, अब देखिए सबसे पहला अपने पास पॉइंट है मैकेनिकल एनर्जी। अब जो अपने पास मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी होती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। एनर्जी अपने पास क्या है, यहाँ पर ये है पोटेंशियल एनर्जी, और ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी, और ये है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल हाफ mv² प्लस यू अक्स। ठीक है, देखो इसमें क्या करेंगे, बेसिकली ये अपने पास एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी, इस यू अक्स को इस साइड लेकर आएंगे, देन आफ्टर इस तरह से इसको लिख सकते हैं हाफ mv²। ओके, और यहाँ पर इस m/2 को इस साइड लेकर आएंगे, और v का मान अपने पास ये आएगा। ओके,
अब v अपने पास क्या होता है, v अपने पास होता है चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन में कितना चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो होता है dx/dt, वो होता है वेलोसिटी, ठीक है। एंड इसके अंदर x की टर्म को एक साइड लिखेंगे और जो अपने पास टाइम है उसकी टर्म को एक साइड लिखेंगे, कांस्टेंट को एक साइड लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर अपना फोर्स है कंजर्वेटिव, देखो टॉपिक अपने पास क्या था, पार्टिकल मोशन कर रहा है कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर, तो फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है, ओके। देन एफ को क्या लिखेंगे, माइनस डेल यू, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स में मोशन कर रहा है, तो एफ को लिख सकते हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि पार्टिकल एक रेखा में गति कर रहा है, अपन बस अक्स की बात कर रहे हैं, देन अपन बस यही लेकर चलेंगे, ठीक है। देखो तो इस डेल एक्स को इस साइड लेकर जाएंगे, दोनों साइड करेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ से अपने पास इसका इंटीग्रेशन यू एफ फोर्स है, डेल एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा अपने पास, ठीक है। अब देखो अब ध्यान से एक बात सुनना, ये जो यू है ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान से देखो, ये यू है, ये पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल का किसी पोजीशन के ऊपर, ओके। अगर बात करें अपन x इक्वल 0 की, जब x का मान 0 है, स्टार्टिंग की अगर बात करें या फिर अपन बात करें इक्विलिब्रियम पॉइंट की, तो उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है पार्टिकल की पोजीशन के ऊपर। अगर पोजीशन ही 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो भी 0 होगी, ठीक है। देखो तो x का मान 0, u का मान 0, तो यहाँ से c कांस्टेंट निकालेंगे, c का मान 0 आएगा, u x अपने पास ये आएगा, ये x इसके इनटू में नहीं है, ये दर्शाता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो x का एक फंक्शन है, ठीक है, ये माइनस एफ एक्स, तो यू एक्स जो है उसमें पुट करेंगे माइनस एफ एक्स, तो जो समीकरण नंबर 2 है उसमें यू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। अब जब यू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे माइनस एफ एक्स, तो कुछ इस तरह से आएगा, तो अब क्या करेंगे, बेसिकली अपन करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ओके, और ये dt का क्या होगा, t होगा, यहाँ पर देखो dt का इंटीग्रेशन t होगा, और इसका क्या होगा, इसका होगा अपने पास इस तरह से, पावर e प्लस एफ एक्स की पावर -1/2 + 1, नीचे क्या होगा -1/2 + 1। देखो इस फॉर्मूले का यूज करके अपन निकालेंगे इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट है तो ये तो नीचे आएगा, ओके। देखो आगे बेसिकली यहाँ पर x का लिमिट देखो, लिमिट अपने पास है x इक्वल 0 से लेकर x, तो जब पार्टिकल मोशन स्टार्ट करेगा उस टाइम पे टाइम क्या होता है 0 और पोजीशन 0, क्योंकि पार्टिकल इनिशियली इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल का कोई x पोजीशन है, तो आफ्टर टाइम t पार्टिकल इस पोजीशन के ऊपर है, तो लिमिट अपने पास ये होगी, इसको इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, और जब लिमिट पुट करेंगे अपन तो अपने पास क्या होगा, सबसे पहले x की जगह x पुट करेंगे, उसके बाद x की जगह 0 पुट करेंगे, सेम टाइम के अंदर भी लिमिट पुट करेंगे, और लिमिट पुट करने के बाद अपने पास ये आएगा, और इस टर्म को इस साइड लेकर आएंगे, ओके। अब देखो दोनों साइड क्या करेंगे, अपन स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अपने को निकालना क्या, अपना मकसद क्या है, अपने को निकालना है x और टाइम के अंदर रिलेशन, x जो अपने पास है पोजीशन पार्टिकल की, और जो टाइम t है उसमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो अब तो बेसिकली ये अपना टॉपिक हुआ, तो इसको आगे कुछ नहीं करेंगे, बस सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, इसको ओपन किया, a² b² + 2ab, ओके। अब जो टर्म कैंसिल होगी उसको तो अपन कैंसिल करेंगे, e से e कैंसिल होगा, ओके। एंड यहाँ पर उसके बाद जो f है इसके अंदर, इसमें भी f है, इसमें भी f है, तो तीनों में से f कॉमन लेंगे और उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। देन यहाँ पर अपने पास ये बचेगा x इक्वल ft² अपॉन 2m प्लस √2e/m इंटू टी, ये अपने पास x और टाइम के अंदर एक रिलेशन आया है, ठीक है। देखिए अब फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन होता है, तो यहाँ पर अपने पास क्या है, F/m है,
तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सलेरेशन। तो यहां से ए क्या होगा, एफ अपॉन एम, तो इसकी जगह लिखेंगे ए, तो हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, जो मैकेनिकल एनर्जी अपने पास थी वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जो कैपिटल यू है ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है, और वी जो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी है किसी टाइम टी के ऊपर, किसी पोजीशन एक्स के ऊपर। ध्यान से सुनना, इनमें कंफ्यूज मत होना। जो वी अपने पास है वो पार्टिकल का वेलोसिटी है किसी टी टाइम के ऊपर, और यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखो, जब पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इसके पास कुछ वेलोसिटी होती है। ये जब बात करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट की, तो जब पार्टिकल जस्ट स्टार्ट करे मोशन को तो उसके पास क्या होता है, एक खुद का इनिशियल वेलोसिटी होता है। ठीक है, देन जब बात करें एक्स इक्वल 0 की, इनिशियल पॉइंट की, तो इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन है। अगर एक्स 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, देन ये 0 हो गया। स्टार्टिंग में पार्टिकल का वेलोसिटी u है, तो एनर्जी क्या होगा, E इक्वल हाफ एम यू का स्क्वायर, यहाँ से u आएगा 2e अपॉन एम का रूट। ओके, तो इसकी जगह अपन पुट करेंगे u इंटू टी। ओके, देखो इस तरह से, और ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। अब देखो, एक तो अपन ने डिस्कस किया u, ये है पोटेंशियल एनर्जी, एक डिस्कस किया v, ये किसी t टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी, एक स्मॉल u, ये है अपने पास इनिशियल जो कंडीशन है, जो पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है, तो t इक्वल 0 टाइम पर, x इक्वल 0 पर पार्टिकल का वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये अपने पास एक इक्वेशन आई है, और ये जो इक्वेशन है वो एक सरल रेखीय पथ की इक्वेशन है। ये अपने पास क्या है, एक सरल रेखीय पथ की इक्वेशन है। इसका मतलब अगर एक पार्टिकल मोशन करे अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसका मोशन कैसा होगा, एक रेक्टिलिनियर मोशन होगा, एक सरल रेखीय गति होगी। ओके, अब ये जो इक्वेशन है किसकी इक्वेशन है, ये दी थी न्यूटन ने पार्टिकल जो अपने पास होते हैं उनके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। इनको बोलते हैं मोशन ऑफ इक्वेशंस, गति के समीकरण। तो अगर अपने पास कोई पार्टिकल किसी एक रेखा में गति करे, या तो पार्टिकल को ऊपर से फेंका तो सीधी रेखा में गति कर रहा है, या पार्टिकल को ऐसे फेंका, पार्टिकल बस एक रेखा में गति कर रहा है, एक दिशा में गति कर रहा है। इस केस के अंदर अपने जो पार्टिकल है उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको बताने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज़ करते हैं, जो कि न्यूटन ने दी थी। ओके, तो ये अपने पास क्या है, न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसका मतलब ये एक रेक्टिलिनियर मोशन को बताता है, एक सरल रेखीय गति को दर्शाता है। ठीक है, देन इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है, उसके अंदर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो वो एक सरल रेखीय गति होगी, एक सीधी रेखा में ही गति होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर बस ये तो ए हो गया एक्सलेरेशन, टी टाइम में यू वेलोसिटी है, एक्स पार्टिकल का पोजीशन है। ठीक है, तो ये अपने पास जो क्वेश्चन था वो पूरा होता है यहाँ पर, और ये अपने सिद्ध कर दिया कि फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो मोशन कैसा होगा, एक रेक्टिलिनियर मोशन होगा। ठीक है, लिखो इसको पहले। तो ये क्वेश्चन अपना यहाँ पर पूरा होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है एक और अपने, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, ये देखिए, तो 6 क्वेश्चन हो गए, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कण की गति के लिए स्थितिज ऊर्जा वक्र की विवेचना कीजिए। ओके, डिस्कस द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। अगर एक पार्टिकल मोशन कर रहा है यहाँ पर किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर, तो देन आफ्टर उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका अपने को एक ग्राफ बताना है, एक कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको भी करते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड मोशन ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, ये अपने पास इसका डायग्राम है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो एक्स पोजिशन है पार्टिकल का, इनके मध्य ये क्या होगा, कर्व होगा। ओके, इसमें अपन हर पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, अब देखो, अगर अपने पास फोर्स कंजर्वेटिव है इस केस के अंदर अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो जो पार्टिकल है वो मोशन करता है रेक्टिलिनियर मोशन, एक सरल रेखा में गति करेगा। ओके, देन आफ्टर उसके लिए एफ क्या होता है, माइनस डेल यू होता है। अगर बात करें एक्स कंपोनेंट की, क्योंकि यहाँ पर बस एक्स और यू के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो एफ एक्स क्या होगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब देखो जो ग्राफ है वो यू और एक्स के बीच का है, देन इसका स्लोप क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा, तो ये इसका स्लोप होगा। अब स्लोप का फॉर्मूला होता है एक एम इक्वल स्लोप इक्वल टेन थीटा। डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये फॉर्मूला होता है स्लोप के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये फोर्स हो गया। अब सबसे पहले इन पॉइंट्स को देखिए, P1 पॉइंट को, P2 पॉइंट को, P3 पॉइंट को और ये P4 पॉइंट है, इनको ध्यान से देखिए। इनके ऊपर जो थीटा एंगल है वो कितना होगा। देखो जब भी अपने को किसी पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालनी है तो बेसिकली उस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो अगर किसी पॉइंट के ऊपर निकालनी है स्लोप, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट लाइन है ये पॉजिटिव एक्स अक्ष से जितना एंगल बनाएगी उसका टेन क्या होता है, स्लोप होता है। अब यहाँ पर ये चारों जो स्ट्रेट लाइन है, जो टेंजेंट लाइन है वो पॉजिटिव अक्ष के पैरेलल है, समांतर है, देन थीटा का मान 0 होगा। इसका मतलब इन पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या होगी, 0 होगी। तो इन पॉइंट्स पर क्या होगी, P1 P2 P3 P4, इन पर स्लोप 0 होगी। अगर स्लोप 0 है इसका मतलब ये 0 है, तो अगर ये 0 है तो फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। तो जो P1 P2 P3 P4 पॉइंट है उन पे फोर्स 0 है। अगर किसी पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 लगे, इसका मतलब पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर है। तो यहाँ पर जो अपने पास पार्टिकल है, अगर पार्टिकल इन पॉइंट पर है तो इनको बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पर फोर्स क्या है, 0 है। तो जहाँ पे अपने पास स्लोप 0 आती है, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 जहाँ पे है मीन्स P1 P2 P3 P4 पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब बात करते हैं P2 और P4 की। तो अगर अपने पास पार्टिकल यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो जब इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करें तो पार्टिकल वापस अपने पॉइंट पर नहीं जाएगा। अगर पार्टिकल को P2 या P4 से डिस्प्लेस करें तो पार्टिकल वापस अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं जा सकता, पार्टिकल नीचे ही गिरेगा। इसका मतलब इनको बोलते हैं अपन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ध्यान से देखो, जब इसको यहाँ से डिस्प्लेस करें तो सीधा नीचे आएगा। ठीक है, देन जो P2 और P4 पॉइंट है उनको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इसके बाद देखिए
ये जो अपने पास पार्टिकल है, अगर पार्टिकल P1 पॉइंट के ऊपर हो, देन अगर इसको मैं डिस्प्लेस करूं और छोड़ूं, देन आफ्टर वापस ये यहाँ पर आएगा। अगर पार्टिकल को इस साइड डिस्प्लेस करूं तब भी ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ही आएगा। सेम इसमें होगा, अगर इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करें तो वापस यहाँ पर आएगा, अगर इस साइड डिस्प्लेस करें तो वापस यहाँ पर आएगा। इसका मतलब पार्टिकल वापस अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आना चाह रहा है। तो इसको जो अपने पास P1 P3 पॉइंट है, इनको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इनको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, इनको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। एंड ये जो अपने पास पार्टिकल है इस रीजन में इस तरह से फिर ओसिलेशंस करता है, इस तरह से गति करता है। ठीक है। तो जो ए और बी पॉइंट है, तो जो ये रीजन है इसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल रीजन। तो ये अपने पास एक बाउंड रीजन है जिसमें पार्टिकल ओसिलेशंस करता है। ओके। अब देखिए, अगर किसी पार्टिकल की किसी एक कंडीशन की बात करें तो माना पार्टिकल इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर यहाँ पर है, तो अक्स 0 को अपने माना पोजीशन पार्टिकल की। तो जो पार्टिकल है, तो पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर पोजीशन क्या है, अक्स 0 है। माना इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, इसको अपने डिस्प्लेस किया, तो ये पार्टिकल कुछ यहाँ पर आया, तो ये इसका अक्स क्या हो गया, पोजीशन हो गया। माना पार्टिकल को अपने अक्स डिस्प्लेस किया है। ठीक है। देन इस केस में इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो देखेंगे आगे। देखो ध्यान से, ये सारी थ्योरी है इस टॉपिक की। ठीक है। जो अभी हमने समझाई है ना, सारी थ्योरी यही है। ये देखिए, अब जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, अक्स की फॉर्म में होती है। इसको अपने एक्सपेंड किया टेलर सीरीज का यूज करके, और जो इसका इनिशियल पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो अक्स 0 है। तो ये टेलर सीरीज का एक्सपेंशन है। इस तरह से अगर अपन अक्स 0 को 0 माने, स्टार्टिंग में टाइम क्या है, 0 अपने पास है, इस केस में इसका मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि अपने को पता है इनिशियल पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब एक्स का मान 0 हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है। देन ये 0 हो गई। अब देखो, ये अपने पास फोर्स क्या होता है, ये होता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स कितना लगता है, 0 लगता है। तो फोर्स 0 है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। और इसको अपन एज्यूम करते हैं के इक्वल, ये अपने पास के कोई कांस्टेंट है। ठीक है। देन इनिशियल पॉइंट के ऊपर, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर इसका मान 0 हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स 0, तो ये 0 हो गया। ओके। अब जो हाई पावर की टर्म है उसको अपन ने नेग्लेक्ट किया है। क्यों किया है, क्योंकि जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, एक्स का मान स्मॉल है, तो हाई पावर को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है। देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ के एक्स का स्क्वायर। ओके। अब अगर फोर्स कंजर्वेटिव होता है उस केस में ये कंडीशन होती है, तो यहां से फोर्स का मान निकालेंगे इस u का डिफरेंशिएशन करके। ठीक है। तो ये आ गया फोर्स का मान। अब फोर्स अपने पास क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल ma। तो यहाँ से a का मान आएगा। अगर अपने को a का मान पता है तो v का मान निकाल सकते हैं। a क्या होता है, dv अपॉन dt। इसको dx से गुणा किया, dx से डिवाइड किया, इसको अरेंज करेंगे तो आएगा dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। इसको लिखते हैं v के बराबर, तो v dv अपॉन dx, इसको यहाँ पर पुट किया। ओके। एंड dx को इस साइड लेकर आएंगे तो ये अपने पास आएगा। अगर अपन इसका करें इंटीग्रेशन, इसका क्या करें इंटीग्रेशन, तो ये आता है अपने पास इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए, अब बात करते हैं अपन इसके लिमिट की। तो लिमिट कैसे आई, देखो, जब पार्टिकल अपने पास
x इक्वल 0 पे होता है तो टाइम क्या होता है, 0 होता है। जब पार्टिकल t टाइम के बाद पार्टिकल होता है x पोजीशन के ऊपर, इसके अंदर इसके केस में वेलोसिटी v होती है पार्टिकल की, ओके। और अगर पार्टिकल के जो अपने पास एम्पलीट्यूड है, जो पोजीशन है वो मैक्सिमम हो, तो अगर x का मान a हो, इस केस के अंदर वेलोसिटी 0 होती है। देखिए एक अपने पास पार्टिकल है, इस तरह पेंडुलम की तरह है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल मैक्सिमम इतना जा सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता। तो इस पॉइंट के ऊपर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है, x का मान a होता है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि अगर इसके पास वेलोसिटी होता तो ये क्या करता, आगे जाता, बट इसने क्या किया, वापस अपने पॉइंट के ऊपर आ रहा। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये लिमिट होगी, इसको आगे सोल्व करेंगे और यहाँ से अपने पास ओमेगा का मान आएगा इस तरह से, ओके। और k अपॉन m होता है ओमेगा स्क्वायर, k अपने पास एक कांस्टेंट है, तो यहाँ से अपने पास वेलोसिटी आएगी। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी आपके पास आ जाए देन अपन निकाल सकते हैं उसका पोजीशन, इसका इंटीग्रेशन करके उसका निकाल सकते हैं पोजीशन, ठीक है। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे और अपने पास आएगा x का मान, और ये पार्टिकल का इक्वेशन है, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए आपके कि पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है वो बताइए, तो आपको बस थ्योरी ही करके आनी है और डायग्राम बना के आना है। बट अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि पार्टिकल का जो इक्वेशन है ऑफ मोशन है वो भी ड्राइव कीजिए, उस केस में आपको ये पूरा करके आना है, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज अपन इतना ही स्टडी करेंगे। जो अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स था उसके सारे टॉपिक्स जो भी अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे अपन ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। बाकी अगर हर टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप कोर्स परचेज कर सकते हो, ओके। यहाँ पर बस अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके आगे मिलते हैं अब अगले एक टॉपिक में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।